अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा और जो मुख्तलिफ बयानात हैं उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करें। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी में उन्होंने जो कारकुनान से कुछ बातचीत की और अपने ख़यालात का इजहार किया। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर वो ये कहते हैं कि मुझे किसी हुकूमती ओहदे की लालच नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। एक तरफ उनका ये स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ तमाम तगोदो और कोशिश यकीनन वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के लिए है। और उस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें और राह उनके लिए बड़ी हद तक हम देख रहे हैं कि हमवार होती हुई भी हमें नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में उनकी बरियत का तहरीरी फ़ैसला ये भी सामने आ गया। तो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी हद तक रिलीफ़ है और एक तासुर मुसलसल जो उभरता आ रहा है, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, जिस पर अपोजिशन भी बात करती है कि शायद मामलात पहले से तयशुदा हैं और कुछ चीज़ें डिसाइड की जा चुकी हैं। और जो लाडला करार देने की बात है उस पर निगरान वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट, जिसमें वो इमरान खान साहब को लाडला करार देते हैं अदालतों का और उनकी सहूलियात की बात करते हैं, और बाकी वो बड़े वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट उनको देना पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ साहब हों या बिलावल साहब हों, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है और एक ही जितना एहतराम उनके लिए है। और वो फिर इलेक्शंस की बात भी कर रहे थे। तो ये बयानात जब देने पड़ रहे हों तो यकीनन कुछ तो है जो तासुर उभर रहा है, जिसके हवाले से सवालात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, आसिफ अली जरदारी साहब का कल का इंटरव्यू बड़ा अहमियत का हामिल है। अब से पहले भी हम देख रहे थे कि हमें दो मुख्तलिफ लाइन स्ट्रो करते हुए पीपल्स पार्टी में नज़र आ रहे थे, जरदारी साहब और बिलावल साहब। लेकिन अब कल एक तरफ बिलावल साहब अपने जलसों में आगे पीछे बयानात में ये कहते हैं कि यंग जनरेशन का वक्त है, उनको मौका मिलना चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब नून लीग पर तनकीद करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल साहब को कल अभी उतना ट्रेंड नहीं है वो ये कह दिया, यानी कि उनको अभी वक्त लगेगा। असूलन उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए कि जरदारी साहब को कि बिलावल साहब उम्मीदवार हैं वज़ीर वज़ारत उज़्मा के और उन्हें ही बनना चाहिए। लेकिन वो खुद ही जब ये तस्लीम कर रहे हैं कि अभी तजर्बे की कमी है और वो उतने ट्रेंड नहीं हैं, और फिर दो पार्टीज़ पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या चल रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर और क्या टारगेट्स हैं उनके। गो के कल सवाल भी किया गया कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन मामलात क्या चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी किस सिमत में जा रही है, इस पर भी मैं चाहूँगा आज प्रोग्राम में हम ज़रा तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा है। सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम कहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। उज़्मा साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कुछ तब्दील नहीं हो रहा, शायद आखिरी मरतबा भी जब आपसे बात हुई थी तो इसी अराउंड गुफ्तगू थी और मुसलसल इसी अराउंड चले आ रही है। और एक तासुर यही है कि नून लीग इस वक्त फेवरेट है, चीज़ें तय हैं और उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में बरियत मामलात सब कुछ ये जो मिल रहा है ये कोई एक्स्ट्रा फेवर है, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब लाडले हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने मुझे इनवाइट किया। अरसलान, कहाँ का लाडलापन? 2002 में देखें, 2008 में देखें, आपने पूछा भी था 2008 का, तो वो उनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए थे। फिर आप 2017 में देखें, उनको तो 20 साल या आपने बाहर रखा इलेक्शन प्रोसेस से या आपने उनको जलावतन रखा। तो कहाँ कौन सा लाडलापन है? और अगर वो आए हैं वापस तो वो कोई सीधे जाती उमरा आए हैं? वो सीधे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने वहां सरेंडर किया है लॉ को, उन्होंने हिफाजती बेल के लिए वहां पे रिक्वेस्ट की है, अपना बायोमेट्रिक दिया है और उसके बाद वो आए हैं यहाँ पे। और कल भी देखें वो अपना केसेस जो हैं उसके लिए फिर कोर्ट में मौजूद थे। तो वो तो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। ये कौन सा लाडलापन है जिसकी आप बात, लाडलापन तो वो होता है जब आपको 2 मिनट के अंदर अंदर 13-14 बेल्स हिफाजती बेल्स इकट्ठी मिल जाती हैं। और ये भी नहीं वो जज साहब फरमाते हैं कोई आप गाड़ी में बैठे, हम वहीं पे आके आपका बायोमेट्रिक ले लेंगे, बल्कि आपके जो अभी नहीं भी आप पे मुकदमात हुए हम उनकी भी आपको हिफाजती बेल देते हैं। तो लाडलापन तो वहां था, यहाँ पे क्या? और बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर ने उनकी बात में बड़ा वजन है कि ये बेबुनियाद केसेस थे।
आप देखें कि कोर्ट ऑफ लॉ में उन्होंने 4 साल कितनी अजियत में पूरी पार्टी ने गुजारे। तमाम लीडरशिप जो थी वो कैद तन्हाई में थी, डेथ सेल्स में थी। किस तरीके से उन्होंने उन्होंने कैद और जेल भुगती है, और किसी ने एक शिकायत अपने मुंह में लेके नहीं आए हैं। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको रिलीफ कोर्ट्स से मिल रहा है, क्योंकि बेबुनियाद था, उसकी कोई एविडेंस नहीं थी। और आपने सबसे बड़ा जो एक नाइंसाफी पे मबनी जो फैसला 2017 में हुआ था कि पनामा एक खामे की बेसिस पे उनको आपने नाअहल कर दिया। तो अच्छा, उस्मा साहिबा, ये अब अगर उनको ये मदावा हो रहा है इस नाइंसाफी का, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है सारों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। ये तो उस्मा साहिबा सवाल तो यही है ना कि आप ही की इत्तेहादी जो आपके साथ हुकूमत में रहे सबसे ज़्यादा, तो वो गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं, वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उनको ये लग रहा है, उनका भी एक विजन है, उनका भी एक तजर्बा है सियासत में। वो देख रहे हैं कि जब कोई लाडला होता है तो उसके साथ चीज़ें कैसे होती हैं, शायद इसीलिए वो ये कह रहे हैं। जी अरसलान, देखें, बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो अपने कद से बढ़ के बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी थी, और यही वजह है कि जरदारी साहब जो कि एक बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनके वालिद हैं, उनको कल आके तो वो इंटरव्यू में सारी जो बातें हैं उनको उनकी क्लैरिटी देनी पड़ी, और बिल्कुल उन्होंने सही बातें की हैं। उन्होंने यही कहा है कि जी ये अभी नातजर्बाकार हैं, और ये अभी इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये जो इस तरह की सिलेक्टेड की बातें करते हैं, मतलब ये उन्होंने सारी बातें जो थी जो वो खत्म हो गई हैं अब। इसीलिए वो बिलावल जो बहुत उछल कूद कर रहे थे, उनको नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल आप राइट उस्मा साहिबा, आपका 16 पॉइंट आ गया। मैं ज़रा ज्ञान चंद साहब की जानिब बढ़ूंगा। ज्ञान चंद साहब, उस पर तो हम आएंगे कि क्यों जरदारी साहब ने बिलावल साहब के हवाले से वो बात की, लेकिन पहले चूँकि आपकी जमात सबसे ज़्यादा इस पर बात कर रही है, ये लाडले वाला क्या सर चक्कर है, ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें। हम तो समझते हैं कि जो उलमा कारदार साहबा ने बात की कि उनको थोक में मिल रही थी, जमानतें मिल रही थी, और पूछा जा रहा था कि आपको और कौन सा चाहिए, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। तो उस टाइम पे भी हमें वो लाडले महसूस हो रहे थे। जब 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 मियां साहब आते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनकी भी बायोमेट्रिक वैसे ही होती है जैसे इमरान खान की कोर्ट के बाहर ही उनकी एयरपोर्ट में होगी। तो हमें वो भी लाडले महसूस होते हैं। एक तरफ से कोर्ट सजाएं देती हैं, दूसरी तरफ से उनको जमानतें मिल जाती हैं कि भाई आप जाओ। ज्ञानचंद साहब, मैं बहुत क्लैरिटी से आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ज़रा सुनने के आसानी पर। आपका ये आवाज़ जो है मुझे भी ऐसे लग रहा है। मैं ज्ञानचंद साहब की जानिब दोबारा जाऊंगा, मुझे थोड़ी सी सुनने में दुश्वारी है, तो पॉइंट क्लियर नहीं उनका हो रहा। मैं अब्दुल्ला साहब की जानिब बढ़ता हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये क्या मामला इस वक्त, दो जमातें ही हैं मैदान में, क्या चल रहा है इनके दरमियान जो बयानात हैं? आप एज ए न्यूट्रल पर्सनैलिटी दोनों जमातों से नहीं हैं, मुझे किस तरह आप देखते हैं, क्या वाकई इस वक्त कोई लाडला है या किसी को कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, या ये सिर्फ एक तासुर उभारने की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम खालिद साहब। देखिए, उस्मा कारदार साहिबा ने जो बातें कही हैं, ठीक है, वो उनका अपनी राय हो सकती है, लेकिन अवामुन नास जो है वो भी तो देख रही है। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। अदालतों के अंदर केसेस मौजूद हैं, नैब के अंदर तारामीम आ जाती हैं, नैब को एक किस्म का बिल्कुल लंगड़ा लूला कर दिया जाता है, और वो उनके भाई की हुकूमत के अंदर होता है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी बाकायदा पूरी तरीके से शामिल थी, और पहले दिन से तमाम फैसलों पे उनका पूरा का पूरा जो है एक अंडरस्टैंडिंग थी। और ये भी एक हकीकत है कि जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया उसके अंदर, और बिलावल साहब जो है वो आए बतौर वजीर खारजा, तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। तब वो वजीर खारजा, जो कि एक ज़ाहिर है वजीर आजम से कमतर पोजीशन होती है, उसके ऊपर वो आए। और ये तो एक यहाँ तक की बात आ गई। अब अगर ये कहा जाए कि जी हमने बिल्कुल ये भी देखा कि लोगों को बाकायदा गुड टू सी यू भी कहा गया, मर्सिडीज गाड़ियों का प्रोटोकॉल भी दिया गया,
उनको जो है वो वहाँ से सेफ हाउसेस में भी भिजवाया गया, बजाय इसके कि वहाँ उनको हवालात में रखा जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हुई और रजिस्टर भी उनके जो है हाज़िरी रजिस्टर गाड़ी में आए और वहाँ लगवाए गए। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल भी ऐसी नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स है, जो एंग्लो सैक्सन लॉ है, जो पाकिस्तान में इस टाइम पे चल रहा है, वो पीछे कोई मिसाल के ऊपर चलता है। और ऐसी एक मिसाल भी मौजूद नहीं है जहां एक आदमी को सजा हो गई हो और वो पाकिस्तान जब आता है तो फिर उसको जो है एयरपोर्ट के ऊपर जाके उसके साथ वकालतनामा और वो सारे जो है दस्तखत और वो तमाम उनको जो बेल जो है वो ग्रांट हो जाती है। तो अभी भी जो वो फेस कर रहे हैं वो मुकदमात फेस कर रहे हैं। और जब एक आदमी है जो मुल्जिम है और एक आदमी है जिसको मुजरिम करार दे दिया गया है। अब मुजरिम की जो तमाम एक्टिविटीज हैं, अगर उनको पूरी तरीके से पब्लिसाइज किया जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में ये हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर यकीनन एक सवालिया निशान उठाता है। गो के आज के वजीर दाखिला जो हमारे हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने ये कहा कि जी इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कौम ये भी जानना चाहती है कि ये जितना भी काम हुआ, जो कि आप देखें ना, जो अपार्टमेंट्स खरीदे गए बरतानिया में खरीदे गए और राइट कहा अब्दुल्ला गया साहब, पहले ये हमारी मलकियत नहीं है, पॉइंट लेकिन आ गया बाद सर। में एक वो ब्रेक की जाने मलकियत मुझे साबित पढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। मैं ज्ञानचंद साहब की जानिब बढ़ूंगा। ज्ञानचंद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो जरदारी साहब का कल का इंटरव्यू है और वो बिलावल साहब को कह रहे हैं कि अभी वो उतने ट्रेंड नहीं हैं, तजर्बा भी कम है, वेल स्पोकन है, उनसे बेहतर बोल लेते हैं, लेकिन अभी उस तरह से पूरी तरह ट्रेंड नहीं है। और ये रिपीटेडली उनसे पूछा गया, हैरानगी का इजहार किया गया, उन्होंने फिर मुस्बत में सर हिलाया। और फिर एक तरफ कहना कि दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। ये क्या मामला क्या चल रहा है सर विद इन पीपल्स पार्टी? लेकिन पहले तो मैं उस लाडलापन पे आऊँगा जी। तो हमें तो महसूस होता है कि कुछ लाडले हैं, क्योंकि हमारे साथ रवैया जो हमेशा रहा है, हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमें कभी फैसिलिटेशन नहीं मिली है। हमारा तो जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो भी नहीं सुना जा रहा है। इनको तो कोर्ट चलकर कोर्ट के गेट पे गाड़ी पे बायोमेट्रिक कर लेती है, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स हो जाती है। जब भी जरूरत पड़ती है तो ट्रीटमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं, या जब भी जरूरत होती है चार्टर जहाज पे जुदा भी चले जाते हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी को हॉस्पिटल से किस तरह से खींचकर जेल डाला गया, मोहतरमा फरियाल तालपुर को किस तरह से ट्रीट किया गया। तो जब ये सारी चीजें एक तरफ हमारे साथ होती हैं, बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, तो हम कहते हैं तो ये लाडले हैं। और मैं किसी हद तक समझता हूँ कि हम हक पे हैं लाडला कहने के लिए। बाकी जहां तक हमारी पार्टी के अंदर के सवाल हैं, तो उन्होंने तो बड़े खुले डुले अंदाज में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ फैक्ट की बात की है कि ये सीखने का मरहला है, मैं इस उम्र तक भी अभी सीखता हूँ। तो बिलावल साहब अभी यंग हैं, वो भी सीखने के मरहले में हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने इस अंदाज में कहा था कि जिंदगी भर आदमी सीखता रहता है, और साथ ही ये कहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मामलात पे उनकी गिरफ्त है। तो मैं समझता हूँ उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। जहाँ तक उसका था कि बच्चा बेटे, तो ये हर ज्ञानचंद साहब, इंसान सीखता रहता है, सीखने का अमल नहीं रुकता, वो तो मरते दम तक सीखता है। लेकिन ट्रेंड ना होना कहना एक और बात है। तजर्बा कम है, ज़ाहिर है उम्र कम है, तजर्बा कम होगा, वक्त के साथ तजर्बा बढ़ेगा। जरदारी साहब की उम्र ज़्यादा है, उनका तजर्बा ज़्यादा है, लेकिन ट्रेंड ना होना, इसका क्या मतलब है सर? ये तो एक और कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल। नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है वो ये कहा है कि सीखने का मरहला है। वैसे तो हम बेनजीर साहब आज जब वजीर आज़म बनी तो ही वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल उस उम्र तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर डिलीवर किया है, वो साबित कर चुके हैं कि वो उसमें वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो गवर्नेंस के लिए चाहिए, हुकूमत चलाने के लिए चाहिए। तो वो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में जरदारी साहब बात कर रहे थे, वो एज अ फादर बात कर रहे थे, वहाँ पे तो ठीक है, हर बच्चा कहता है कि फादर से पहले मैं ज्यादा पढ़ लिख चुका हूँ, फादर कहता है कि मेरा तजुर्बा ज्यादा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो यही था।
उसको जिस तरफ ले जाया जाए वो अलग चीज है। लेकिन हम समझते हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब पार्टी के फैसलों के पाबंद हैं। हमारे टिकट का भी फैसला बोर्ड करता है, तो वो यकीनन बोर्ड ही करेगा। और पीपल्स पार्टी जो है उसके चेयरमैन बिलावल साहब हैं। एक हमारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन बनी हुई है, और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन क्यों बनी उसकी भी एक हिस्ट्री है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको खड़ा किया जाए। पीपल्स पार्टी पूरी पीपल्स पार्टी एक है। वो 3+4 जो पी हैं पीपल्स पार्टी के, वो 7 पी भी एक ही पेज पे। राइट, एक ही पेज पे है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं मामला इसी तरह से, और नज़र बहरहाल इस वक्त कुछ और आ रहा है। उज़मा साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, जरदारी साहब ने तो 8 फरवरी कहा इलेक्शंस का, अभी इलेक्शंस के तरफ मामलात आप क्या समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म उन्होंने नहीं होना है? जी अरसलान, एक तो आप ध्यानचंद साहब को क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं, ना वो जरदारी साहब के लिए बात कर सकते हैं, ना वो बिलावल, वो बेचारे जो है वो कंफ्यूजन में ही रहेंगे। देखिए ये जरदारी साहब ने मामला क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकटों की सब तकसीम मेरे हाथ में, और बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा। तो मामला खत्म हो गया। आप मान जाएं कि जी बिलावल जो था वो उसमें बचपना था, उसने उछल के अपने कद से ज्यादा बढ़ के बातें की, और अब वो नाराज होके दुबई चला गया है। तो उसको भी टाइम लगेगा ना, ये तजर्बा और सीखने से आता है। अपने वालिद साहब से जरा थोड़ा सा सीखें, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरे, मैं आपके तजियाकार की बातें सुन के तो मुझे हैरानगी हो रही थी। ये 2 बातें जो इन्होंने की, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुजरिम कह दिया और बाकी का जी मुल्जिम है। तो इनको ये 2017 का इलेक्शन एक्ट जो है वो, उसमें आप पढ़ लें जो क्लॉज है कि 5 साल से ज्यादा की नाअहली नहीं है, खत्म हो चुकी है। तो अब पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ तशरीह कर सकती है। आप आइन नहीं बना सकते, सिर्फ तशरीह कर सकते हैं, और जो लिया वो जाएगा, जो कि पार्लियामेंट का एक्ट है। और दूसरा, इन्होंने नैब तरमीम की बात की। नैब नहीं, तरमीम उज़मा पूरी साहिबा, दुनिया जब देखती है। सज़ा हो जाती किसको है किसी किसको शख्स को नहीं, देखें बस तो वो एक आखिरी मुजरिम बात, नैब कहलाता है। तरमीम नाअहली एक किसको तरफ है, किसको फायदा उनकी उसका। जो कैद की सज़ाएं हैं, बाकी सज़ाएं हैं जो मुअत्तल अभी हुई हैं, वो तो अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद थी ना जब वो वापस आए हैं, वो तो ख़त्म नहीं हुई। वो तो उसके दौरान अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए तो थे। नाअहली उनको का वो मामला आप देखे ना, आप अल अजीजिया और एवनफील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। वो जाके तो वो कोर्ट में कल नहीं आपको मौजूद पाए क्या? देखिए, एक उन्होंने क्या हिफाजती बेल ले ली, वो फंडामेंटल राइट था, उनका बुनियादी हक था, जिस तरह हर पाकिस्तानी का है। तो एक से आप इतना वावेला मचा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? उनको तो आज तक कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। 20 साल से उनको इलेक्शन के मैदान से उन्होंने बाहर रखा है, और जिस तरीके से नाइंसाफी पे एक फैसला किया, अगर उसका अजाला हो रहा है तो आप देखें फिर क्या कोर्ट्स फैसला करते हैं। और अब उनकी नाअहली जो थी वो खत्म हो चुकी है, 5 साल से ज्यादा नहीं है। तो मेहरबानी, अच्छा आपका जो दूसरा सवाल था मैं उस पर आती हूँ। बिल्कुल इलेक्शंस होएंगे, और मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब बड़े उन्होंने मैच्योर किस्म का उनका ये स्टेटमेंट थी कि हमको इलेक्शन कमीशन पे और मुस्लिम लीग नून भी हमारे अदारों पे हमें पूरा इत्मीनान है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज कायदे कानून के मुताबिक हो रही है। बिल्कुल हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने जितनी पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ज़ाब्ता इखलाक के मुतालिक या कोई और बातें हैं, वो सारी चीजें वहां पे उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में दी हैं। कुछ उन्होंने रूल्स में चेंज भी वो लेके आए हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल भी आ जाएगा, क्योंकि अब मुतहम्मिल नहीं हम हो सकते। इंशाल्लाह ताला देखें, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और हमने यही एजेंडा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। और शायद बिलावल साहब बुखला इसीलिए गए थे क्योंकि वो अपने दिमाग में सोच के, और पूरी पार्टी उनकी सोच के बैठी हुई थी कि ओहो अगले पीएम तो हैं वो तो बिलावल होंगे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब आए, जब पता चला 21 अक्टूबर को कि वालेहाना उनका किस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया है, तो उनको ये बावर हो गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तो वोट टस से मस नहीं हुआ, और वो ही इंशाल्लाह ताला जो है अब चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं।
राइट, लेकिन उस्मा साहब ये तो किसी भी सियासी जमात जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेती है उसी उम्मीद से लेती है ना कि वज़ीर आज़म उन्हीं की जमात का होगा, इक़्तिदार उन्होंने संभालना है। तो बिलावल साहब को भी ये पूरा का पूरा राइट है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को भी है, बाकी जमातों को भी है, इस उम्मीद के साथ ही मैदान में उतरे। और फिर यकीनन देखना यह है कि इवेंचुअली कौन गवर्नमेंट फॉर्म करता है, वो चाहे आप लोग करते हैं या दोबारा मिल के करते हैं। आप अरसलान आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो कह सकते हैं, लेकिन देखें ना उनकी वालिद साहब ने साथ ही कह दिया कि भाई थोड़ा सा जरा सब्र करो, अभी तुम्हें ट्रेनिंग की और जरूरत है। अब उनके वालिद कह रहे हैं ना, ये अब हम तो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। अब्दुल्ला गुल साहब की जाने में बढ़ूंगा। गुल साहब, कैसे देखते हैं आप जो ये इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं इस सारे मामले को देखकर? क्या कुछ उस तरह से सामने नहीं आया, या हमने इंटरप्रेट प्रॉपर्ली नहीं किया, कहना कुछ और चाह रहे थे, या कोई जो नज़र आ रहा है कोई रिफ्ट है बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान? जी देखें, रिफ्ट तो नज़र आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने आखिरी जो ख़िताब किया कौमी असम्बली में, ग़ालिबन 7 या 8 अगस्त को था, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, मेरे और मरियम के लिए। तो ये तो उनके अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने जो दीर के अंदर, जलसे के अंदर, या मेरे ख्याल में दीर में ही था, जहाँ उन्होंने ये बात बोली कि जी वो बुजुर्ग हो गए हैं लोग और उनको जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल है बुजुर्गों को सियासत का पूरा हक है, जब तक उनके अंदर जान में जान है तो करनी ही चाहिए, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना राय है। तीसरी बात जो बड़ी अहम है, वो अभी जैसे मुस्लिम लीग की रहनुमा ने भी बोला कि जी वो जरदारी साहब ने टिकटों की बात की कि वो तो इख्तियार मेरे पास है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब को ये पढ़ लेना चाहिए है कि चेयरमैन के क्या इख्तियारात होते हैं, क्योंकि चेयरमैन जो हैं बिलावल हैं, पार्टी के जरदारी साहब नहीं हैं। और जो चेयरमैन होता है वो फिर इख्तियार रखता है। और वैसे भी जमहूरी पार्टियों में, क्योंकि मैं भी एक जमहूरी पार्टी का सरबराह हूँ, इलेक्शन कमीशन पर रजिस्टर्ड हूँ, ये अलग बात है कि आपने तज्जिया कार करके मुझे जो है लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जवानान पाकिस्तान है। तो बहरहाल हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक बाकायदा जो है वो चेयरमैन का इख्तियार होता है और वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, वो फैसला करता है। तो जरदारी साहब को मेरे ख्याल में ये डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाने चाहिए, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके अंदर एक भुट्टो का खून भी मौजूद है और जाहिर है वो भी जोश मारता है। एक जो कमेंट मैं ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ कारदार साहिबा के हवाले से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि उनको हैरानगी हुई है मेरे ऊपर। मुझे इससे डबल हैरानगी हुई है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मैंने नहीं कुछ कहा, ये अदालत ने फैसला दिया है, मैंने तो दिया नहीं है। और अगर वो ये कह रही हैं कि 5 साल के बाद कलअदम हो जाती है, सजा खत्म हो जाती है, तो फिर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल क्यों ली है? जब सजा खत्म हो गई तो प्रोटेक्टिव बेल किसके लिए ली है मेरे भाई? और फिर दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने अभी जो मुकदमात उनके ऊपर हैं, और जब तक के वो मुकदमात से फारिग नहीं हो जाते, तब तक वो किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं हो पाएंगे, जब तक कि उनकी सजा खत्म नहीं होती, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी, किसी और ने नहीं दी। पाकिस्तान के कानून ने ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक उनको सजा हुई है। ये चीजें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में गौर पॉइंट आ करना गया, ब्रेक चाहिए। की जाने बढ़ना है मुझे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। कोशिश रहेगी कि कुछ आखिरी हाफ में हम जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है और जो इस वक्त जंगबंदी फॉर द टाइम बिंग वहाँ पर हुई है, या गज़ा की पट्टी में जो बमबारी है उसको रोका गया है सिलसिले को, उस पर ज़रा कुछ हम बात करें, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। इस हाफ में मैं चाहूँगा हम कुछ बात करें इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है। बहुत देर कर दी और बिलाखिर फिर ये 4 रोज़ की एक आर्जी जंगबंदी है जिसको कतर मॉनिटर कर रहा है, और ये तमाम ममालिक ने बड़ा ज़ोर दिया है। और फिर हम देख रहे हैं कि गज़ा से जो इसराइली फ़ौजी तैयारों की परवाज़ें थीं वो भी फॉर द टाइम बीइंग बंद की गई हैं। सुबह 7 बजे से इसका आगाज़ हुआ और मंगल की सुबह 7 बजे तक इस सारे मामले ने चलना है। लेकिन इस सब में बेतहाशा कीमती जानों का ज़िया हमने देखा। एक वहशियाना तरीके से की गई कार्रवाई जिसमें ना बच्चों को, ना ख़वातीन को बख्शा गया, ना जो जंग के असूल होते हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर रखा गया, बल्कि एक बिल्कुल ही वहशियाना तरीके से बमबारी और कत्लेआम किया गया। और पूरी दुनिया ये देखती रही, एक तशवीश रही कि उस तरह से आवाज़ भी बहुत सारे ताकतों ने, ममालिक ने नहीं उठाई।
जो कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े फतवे जारी करते हैं। मेरे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं। मैं गुल साहब से जानना चाहूँगा, गुल साहब कैसे देख रहे हैं आप, आगे इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी? फिलवक्त 4 रोज़ की जंगबंदी है, इसको भी होने में बहुत ताख़ीर हो गई। आने वाले दिनों में कुछ हम देख रहे हैं सूरत हाल बेहतर होती? खान साहब देखें, सूरत हाल तो यकीनन जो उसमें डैमेज होना था, कोलैटरल डैमेज होना था, वो तो हो चुका है। और ये 14,000 के करीब जो शहीद हुए हैं, इसके अलावा तकरीबन 4,000 वो लोग हैं जो अस्पताल की सहूलियात ना मिलने से जो है वो जाँ बहक हो गए। और उनमें वो लोग थे जो हार्ट पेशेंट थे, किसी का डायलिसिस चल रहा था, किसी का कोई किडनी का मसला था, किसी का कैंसर का इशू था। और वहाँ हालात को सामने रखते हुए वो लोग भी चले गए और बहुत सारे ऐसी अमवात हो गई जो कि बच्चे पैदाइश के दौरान में चले गए अस्पताल की सहूलियात ना होने की बुनियाद पर। तो ये भी एक इशू है जिसको मेरे ख्याल में गौर से नहीं देखा गया। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी एक अजीब सी भी है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि ये जो जंगबंदी हुई है ये तो अमेरिका, इसराइल और उसके हवारियों की ख्वाहिश पर हुई है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सियासी सतह के ऊपर उनको बहुत ही जो है वो मुश्किलात का सामना है। आप देख लें कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी ख़राब हो गई है इसराइल की। और जो दुनिया के अंदर जिस तरह से अवाम में फ़लस्तीन के ऊपर पज़िराई आई है वो दीदनी है, इसकी कोई मिसाल माजी के अंदर नहीं मिलती। इसका नतीजा ये है कि सियासी सतह के ऊपर शिद्दत से ये आलम हो गया कि बरतानिया की जो होम मिनिस्टर थी उनको भी घर जाना पड़ा एक ऐसा मुतनाज़ा बयान देने के बाद। और जो बाइडन तक ये कहने पे मजबूर हो गए कि वहाँ इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं गज़ा के अंदर। अब ये तमाम बातें सियासी सतह के ऊपर जो है वो उनकी नाकामी को बड़ा वाज़े करती हैं। दूसरी तरफ जो है वो उनकी सिफारती जो सतह के ऊपर जो हज़ीमत उठानी पड़ रही है, जिसके अंदर लैटिन अमेरिका के ममालिक जो हैं उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने और दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने भी जो है उनसे कता ताल्लुक कर लिया है और अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया है। और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। तीसरी तरफ जो है उनकी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, जहाँ बावजूद तमाम दुनिया की सपोर्ट के जो उनकी हुकूमतों की जानिब से है। एक तरफ तो अवाम की सपोर्ट है जो बिल्कुल फ़लस्तीन के हक़ में है, और जो हुकूमतों की सपोर्ट है वो आपको इसराइल के हक़ में नज़र आ रही है। उसके बावजूद उनकी करेंसी के अंदर जो है वो खातिर ख्वाह कमी आई है, क्रैश कर गई है। और जो इंटरनल सिक्योरिटी इशू है वो ये है कि 62% लोग, जो हालिया सर्वे है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि वो इसराइल में रहना नहीं चाहते, वो वहां से नकल मकानी करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और हर जगह चेकिंग से उनकी जिंदगी अजीब हो गई है। अब इसके बाद जो उनके ऊपर उनकी अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइएगा, ये आपने बड़ी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी। ये जो अब 4 रोज़ की जंगबंदी है, इसमें आप एक्सटेंशन समझते हैं नज़र आएगी हमें, या ये सिर्फ बस 4 दिन ही है और इसके बाद दोबारा से उसी तरह से ही सैकड़ों की तादाद में हमले इसराइल दोबारा शुरू कर देगा? नहीं, इसके अंदर तो अभी ठहराव आएगा। उसकी वजह यह है कि ये इनकी ख्वाहिश है, लेकिन हमास दूसरी तरफ हथियार नहीं डालना चाहता। बहुत सारे अरब ममालिक उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अब जो है हथियार फेंक दें और जंग बंदी कर दें, लेकिन इस टाइम पे कंबल नहीं छोड़ रहा उनको, वो कंबल को छोड़ना चाहते हैं। अब देख लें इलाकाई जितनी कुव्वतें हैं और वो चौमुखी लड़ाई हो गई है, यानी कि फौज का असूल है कि एक वक्त में एक फ्रंट को लें, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह उनको जो है पड़ रही है, सीरिया की तरफ से उनको मुश्किलात हैं, हमास की तरफ से मुश्किलात हैं, और फिर इलाकाई जो जिहादी कुव्वतें हैं वो भी उसके अंदर सपोर्टिव रोल में आ गई हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ रहा है और इसराइल को इसी की जो है तशवीश लाहक है। इसी वजह से वो ये चाहता है कि ये जंग बंदी जो है ये एक फेस सेविंग के तौर पर वो सामने लेके आए हैं, ताकि इसराइल को एक फेस सेविंग दे दी जाए। बैन ही जिस तरीके से उसामा बिन लादेन को, आपको याद है कि वो एक प्री टेक्स्ट पे 9/11 शुरू हुआ था और प्री टेक्स्ट के ऊपर उसको खत्म करना चाहिए था। यही बात आज यहाँ भी हो रही है कि ये जो जंग है इसका एरिया फैल रहा है और मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन जो हैं उनकी जो एक अंदर इस्तराब है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब गुल साहब, बॉटम लाइन है कि हम ये समझें कि इसराइल ने घुटने टेक दिए हैं या टिकवा दिए गए हैं उसको,
इतना मजबूर कर दिया गया है, जो इतनी बड़ी ताकत और इतने जदीद असले का दावेदार था, उसको गिरा दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और आपको आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। उसने दहशतगर्दी की इंतहा कर दी, उसने जो है इतनी शहादतें करवा दी, उसने अस्पतालों को नहीं छोड़ा, उसने बच्चों, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, औरतों को नहीं छोड़ा। उसके बावजूद क्या हुई? थू थू हो गई पूरी दुनिया के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आसानियाँ लेकर आए। जो मज़ालिम, जो इस वक्त सब कुछ जो उन्होंने देखा है, उसके मनाजिर हम नहीं देख पा रहे जो उन्होंने एक्चुअली फ़ेस किया है। तो ये एक सारी की सारी सूरत है, हम दुआ गो हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल्ला गुल साहब, आपके वक्त का आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।